हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल आप सब बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने सपनों का पीछा कर रहे होंगे। ये है टोटल प्रेप और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर। ठीक है दोस्तों, इसके पहले कि हम चैप्टर के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसके लिंक को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस बनाने का अप्रोच कैसा लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। पीआईएल शॉर्ट में इनको कहा जाता है। आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि फलाने ने, प्रशांत भूषण जी अक्सर फाइल करते हैं, पीआईएल फाइल कर दिया वगैरह। कई के दिमाग में आया भी होगा कि ये होता क्या है। मैक्सिमम लोगों को एक जनरल आइडिया होगा, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत आसानी से इस पर सवाल बनाए जा सकते हैं और ये वो चैप्टर है जो अधिकतर एप्लीकेंट्स जो हैं, अधिकतर एस्पिरेंट्स इसको छोड़ के रखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसके बारे में लक्ष्मीकांत जी का क्या कहना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जो है, इट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए इन द 1960s। 1960 में यूएस में ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ और डेवलप हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ओरिजिनेट होकर डेवलप क्यों नहीं होती हैं पता नहीं। ठीक है, यूएसए में इट वॉज डिजाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट। 1960 के दशक में अमेरिका में बहुत कुछ बदल रहा था। वहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी, है ना। अश्वेत लोगों के लिए सिविल राइट्स की मूवमेंट है। सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में जिनको नहीं पता है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जिनको नहीं पता है, उन्हें पता कर लेना चाहिए। यूट्यूब में बहुत आसानी से उन्हें बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए के बारे में, वो पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो उसी समय यहाँ पर उस मूवमेंट के साथ ही समाज में एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा था। जस्ट 1959 में ही जो है इंसान चांद पे पहुंचा। मुझे लगता है 1959 में हुआ था ये, 1969 में तो नहीं हुआ था, शायद 1959 में हुआ था कि इंसान चांद पर पहुंच गया था। वहाँ फिर अमेरिका वियतनाम वॉर में चले गया था। वहाँ का पूरा युवा वर्ग इस वॉर के खिलाफ हो चुका था और पूरा एक तरह से वहाँ पे हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। वियतनाम वॉर के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ड्रग्स एंड साइकेडेलिक्स का लोग प्रयोग कर रहे थे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक आप देखेंगे जिसे यूरोप में रेनेसांस कहते हैं। डार्क एज, अंधकार युग के बाद अचानक से यूरोप में रेनेसांस आ गया था। उनके आर्ट में, उनकी सोच में एक नव जागरण, रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जागरण, एक नव जागरण देखने को मिला था। एक उसी तरह का आप देखेंगे 1960 के दशक में अमेरिका के पूरे सामाजिक मानस पटल पे उनकी सोच में एक विस्फोट था और एक खिलावट थी नए प्रकार के विचारों की। ठीक है, तो उसी के तहत, ये तो पूरा मैंने आपको एक काव्यात्मक एक बैकग्राउंड दे दिया, पर ये समझाने के लिए उसी के बीच में वहां पर ये कॉन्सेप्ट भी उठा कि भाई इस तरह के वर्ग हैं समाज में जिनको न्याय नहीं मिलता है, जो अदालतों तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके जो संघर्ष हैं वो मेन स्ट्रीम जो है वो उनको अनदेखा कर देती, इग्नोर कर देती है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो अदालत तक नहीं पहुंच पा रहा है उसकी आवाज बन के कोई और अदालत तक पहुंचे। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, इट वॉज अंडरटेकन इन रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि जो ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस फॉर लीगल सर्विसेज है, जो बाजार है जो कि न्यायिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो एक सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को, एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत बड़े वर्ग को समाज के न्याय तक पहुंचने नहीं देता है, एंड टू सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट को भी। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं और इंटरेस्ट हैं, दे इंक्लूड व्हाट, जो गरीब लोग हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंट के बारे में अदालत तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता जो हैं, वो अक्सर खराब सामान खरीद के खराब सर्विस से सफ़र करते रह जाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, सबसे बड़ा वर्ग जो है जिसको कि न्याय नहीं मिल पाता है, एंड अदर्स, इस तरह की बातें हैं। इसके बारे में नोट क्या कहता है देखते हैं। ये वहाँ पर काउंसिल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, इस तरह का कोई एक रिपोर्ट आई थी, उससे ये बात उद्धृत की गई है। तो इंडिया में पीआईएल जो है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द जडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस पीएन भगवती जो थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1980s। ठीक है, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भगवती, ये इस कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल के पायनियर माने जाते हैं। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। पीआईएल को और भी किन नामों से जाना जाता है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो वो तीन नाम, जो ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा ही है, और क्लास एक्शन लिटिगेशन। क्लास एक्शन जब एक पूरा समूह एक साथ लीगल एक्शन करे। ठीक है, मान लीजिए कल को पता चले कि कोलगेट के प्रोडक्ट में कुछ एक ऐसा तत्व ऐड कर दिया गया था जिससे कि कंज्यूमर्स के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा मान लीजिए, और ये बात कोलगेट ने लोगों से छुपाए रखी, अपने प्रोडक्ट के जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं उसमें ऐड नहीं की। तो जितने कंज्यूमर्स हैं एज अ होल वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, अमेरिका में आए दिन होता है। मेरे ख्याल से इस बार जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसके बाद से अब इंडिया में भी संभव हो गया है क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल करना। उससे कंपनी को मुआवजा देना पड़ता है, वो हर कोई
जितने लाखों लोगों ने कोलगेट कंज्यूम किया होगा उन लाखों लोगों को मुआवजा मिलेगा कंपनी से। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया में तो कंपनी माई बाप रहती है, लोगों का कभी भी कंपनी के कॉलर तक किसी का हाथ नहीं पहुंच पाता है। एनीवेज, अब पीआईएल का मतलब क्या है देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ पीआईएल जो है वो एक लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट होता था। लोकस स्टैंडाई, आप जिस जगह खड़े हैं उसके आसपास का घेरा, ठीक है, तो आपका दायरा कहना चाहिए। तो किसी भी मामले में अगर आप अदालत में कोर्ट में केस फाइल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई आपका क्या मतलब है इस बात से, आप कौन है, क्या आप विक्टिम हैं, आप विक्टिम के रिश्तेदार हैं, आप विक्टिम के वकील हैं, अगर नहीं है तो आप कैसे फाइल कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है, पहले क्या होता था देखिए कि वही इंसान जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वही कोर्ट पहुंच सकता है न्याय के लिए, रेमेडीज के लिए, ठीक है। लेकिन पीआईएल इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है। इसमें क्यों है, ऑलरेडी कोर्ट में वकील है, या तो वो जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, या कोई इस तरह का एनजीओ है, कोई वर्ग है जो किसी पर्टिकुलर तरह के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, तो वो उनके बिहाफ पे केस फाइल करता है, ठीक है। पीआईएल में कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, कोई भी सामाजिक चेतना रखने वाला जो भी नागरिक है वो, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप के जो संस्था होते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं किसी भी वर्ग या लोग, इंसान के या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के राइट को इन्फोर्स करने के लिए, ठीक है, जो कि अपनी गरीबी या अज्ञानता या दूसरा और भी कोई सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन उनका है, सामाजिक या आर्थिक तरीके से वो किसी भी तरह से वो डिसएडवांटेज पे हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे कोई और केस फाइल कर सकता है, ठीक है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट, एक सफिशिएंट इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, वो कोर्ट में जा सकता है टू इन्फोर्स द राइट्स ऑफ अदर पर्सन्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को डिफाइन किया है, लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित। आपने एड वगैरह में सुना होगा जनहित में जारी, तो जनहित के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में पहुंच सकता है और इसका काम कर सकता है, ठीक है, जो कि विद द पब्लिक और अ क्लास ऑफ द कम्युनिटी हैव पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, यानी पैसे का इंटरेस्ट है या कोई भी इंटरेस्ट है जिसमें कि लीगल राइट या लायबिलिटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये बात है। ये जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। पीआईएल कई मामलों में एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है, जैसे फॉर मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, फर्दरिंग द कॉज ऑफ जस्टिस, न्याय की बात को आगे बढ़ाना और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से जल्दी हम लोग अचीव कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रेमबल में लिखा हुआ है, जो पंडित नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मूव किया था, ये सब आपने पढ़ी लिया होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। इन अदर वर्ड्स, पीआईएल का रियल पर्पस क्या है कि रूल ऑफ लॉ, जिसे कहते हैं कि कानून का सिक्का चले, यहाँ पे कोई जंगल का राज नहीं चले, किन्हीं ठाकुर जी का, किन्हीं जमींदार का राज नहीं चले, किन्हीं राजा साहब का राज नहीं चले यहाँ पे, ठीक है, तो किन्हीं लाला जी का राज नहीं चले, यहाँ पर कानून का राज चले। इसके लिए कई लोगों को जिनको दबा के कुचला गया है, उनके हक की बात कोई और आदमी अदालत में आके कह सके, ठीक है। फिर टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, किनके लिए जस्टिस, टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग हैं, जो हाशिए पे धकेल दिए गए वर्ग हैं, उनके हक की बात, उनका हक उनको दिलाया जा सके, इसके लिए पीआईएल महत्वपूर्ण है। एंड अ मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कई लोग जिनके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन किया जाएगा तो वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकें, जबकि उनके फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है ना। और आर्टिकल 32 के तहत ये उनका फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अगर बोलेगा कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसका मामला सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए बनारस में जुलाहे हैं, सरकार ने, नगर निगम ने कोई सड़क चौड़ीकरण किया वगैरह, और कई 100 साल से जिस जगह पे वो पूरे उनके मार्केट बैठे हुए हैं जुलाहों के, पूरे मार्केट हटा दिए, अगर तोड़ दिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, इससे अगर उनके अधिकारों का हनन हो गया, तो जुलाहे वगैरह जो हैं वो इतने पैसे वाले नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, इतने मीडिया में, मेन स्ट्रीम में नहीं है कि उनकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके, ठीक है। या कोई मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर के जंगलों में, झारखंड के जंगलों में ऐसे आदिवासी रहते हैं जो जंगलों में ही हजारों सालों से रहते आए हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को खदान खोलने के लिए या पावर प्लांट लगाने के लिए वो जंगल बेच दिए गए सरकार द्वारा, और वो प्राइवेट कंपनी आके वहां से उन आदिवासियों को मार मार के भगा रही है। आप सोचेंगे कैसा उदाहरण है, पर ये हजारों बार हुआ है हमारे देश में। जो बात मैंने अभी बताई, कंपनी के लोग आके आदिवासियों को जंगल से भगा दिए, मार दिए कई लोगों को, ये हजारों बार हुआ है हमारे देश में, ठीक है। तो वो आदिवासी कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे? उनमें से तो मेरे ख्याल से 99.99% को पता भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोल के कोई संस्था है भी, ठीक है। तो उनके हक की बात पहुंचाने के लिए किसी और को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला, एक याचिका दाखिल करनी पड़ेगी।
ठीक है, दैट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं? ये इट इज अ स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट, एक लीगल एड की जो मूवमेंट चली थी जिसके तहत लोक अदालतें वगैरह बनाई गई और कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता को, आम जनता को लीगल एड प्रोवाइड करे, न्यायिक सहायता प्रोवाइड करे, ठीक है। और इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस, जो है एक ही बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि गरीब लोगों के बीच में लोगों तक न्याय को पहुंचा सके, उनके दायरे में ला सके, ठीक है। फिर ये एक पीआईएल एक टोटली इट इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशन, ठीक है। कैसे? जो ट्रेडिशनल लिटिगेशन होता है इट इज एसेंशियली ऑफ एन एडवर्सरी कैरेक्टर, जहाँ की दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक बोलता है हमको रिलीफ दो और दूसरा बोलता है कि हमको हमको हम क्यों रिलीफ दें, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट में ये जो लाया जाता है ये एक इंसान के राइट दूसरे इंसान के खिलाफ, इसके लिए नहीं लाया जाता है, ठीक है। बट इट इज इंटेंडेड टू प्रोमोट एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। एक आदमी बोलेंगे कि सर वो आदमी अपने नौकर को जो है ना समय पे तनख्वाह नहीं देता है, ये है मेरी जनहित याचिका। ये नहीं हो सकता, एक इंसान के खिलाफ दूसरा इंसान, किसी पूरे समाज के वाइडर वर्ग, पूरा एक सोसाइटी एज अ होल के इंटरेस्ट के लिए या किसी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए ये हो सकता है कि जनहित याचिका लाई जाए कि जो दुकानों में नौकर वगैरह काम करते हैं वो संगठित क्षेत्र के मजदूर नहीं है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनका ना कहीं रजिस्ट्रेशन होता है, ना उनके ऊपर लेबर लॉज कोई अप्लाई कर पाता है, उन्हें कई बार पगार नहीं मिलती है वगैरह वगैरह। तो उनको उनका हक दिलाने के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाई जाए जो असंगठित कामगारों के हितों की रक्षा करे, बीच बीच में दुकानों पे छापा मारे, नौकरों के बयान ले या इंश्योर करे कि उनको ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। दुकानदारों से कहा जाए आपके यहाँ जो भी नौकर काम करते हैं उनका उनका आप रजिस्ट्रेशन करिए और ऑनलाइन पेमेंट करिए जिनका रिकॉर्ड मेंटेन रह सके। एक एग्जांपल दिया मैंने, तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहलाएगा, ठीक है। पीआईएल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के जो वायलेशंस हैं ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको ये इंश्योर करता है कि दे शुड नॉट गो अननोटिस्ड एंड अनएड्रेस्ड। जैसा कि मैंने आप अनरिड्रेस्ड, नॉट अनएड्रेस्ड, अनरिड्रेस्ड, देश के कई ऐसे बड़े बड़े वर्ग हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं कहलाते, मुख्य धारा में नहीं कहलाते हैं, उनके साथ जो अन्याय होता है वो उतना खबरों में आता भी नहीं है। तो ये इंश्योर करता है कि उनके साथ जो अन्याय हो, अगर अन्याय तो हो गया एक बार, वो अननोटिस न चला जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जाए, उसको फिर मीडिया रिपोर्ट करेगा, उसको लेकर न्यूज़ चैनल बहस करेंगे, राजनीतिक दल अपने अपने बयान देंगे, संसद में हो सकता है वो मामला उठे, उस पर हो सकता है कोई कानून भी बन जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो उस पर सुनवाई करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये मामला पीआईएल जो है ये काम करता है। पीआईएल एक कोऑपरेटिव एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर, द स्टेट और द पब्लिक अथॉरिटी एंड द कोर्ट। देखिए एक तरह से एक कोऑपरेटिव एफर्ट है, कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही पीआईएल का कॉन्सेप्ट लाया है हमारे देश में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि हमारे पास आओ, क्या क्या प्रॉब्लम है लेके, ठीक है। पिटिशनर लेके आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टेट को यानी सत्ता को या जो भी पब्लिक अथॉरिटी वहां पर है उसको वो कुछ निर्देश देती है, तो सत्ता भी इन बातों को वेलकम करती है। कई बार ऐसा होता है कि देश के किसी छोटे से कोने में कहीं कुछ हो रहा है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उतना उनके बारे में नहीं जान पाते हैं, अदालत में बात पहुंचती है, अदालत उसको अपने टाइम पे इन्वेस्टिगेट करती है और फिर राज्य को निर्देश दे देती है, राज्य उनको इन्फोर्स कर देती है, ठीक है। तो वो भी इसमें पार्टी हैं, वो भी चाहते हैं कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है वो सोशल जस्टिस उन तक पहुंचे, सामाजिक न्याय उन तक पहुंचे। पीआईएल में लिटिगेशन किस लिए लिया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ रिड्रेसिंग पब्लिक इंजुरी, इन्फोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, प्रोटेक्टिंग सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज्ड राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इंटरेस्ट और विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। क्या क्या पॉइंट बोला गया देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद समझना तो है ही, मेंस में आपसे पूछा जा सकता है या एमसीक्यू के लिहाज से याद रखना है इसको कि पीआईएल के लिए लिटिगेशन किस लिए किया जाता है? पब्लिक इंजुरी, पब्लिक पूरे समाज, एक जनता के खिलाफ कुछ अगर हुआ है तो उसका निराकरण किया जाना है इसके लिए, या फिर इन्फोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, कहीं पे समाज की तरफ राज्य की, सरकार की, किसी अथॉरिटी की कोई पब्लिक ड्यूटी है उसको वो नहीं निभा रहे हैं पर आप निभाइए, आपको निभाना पड़ेगा, ऐसा बोलने के लिए आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। कई राइट्स होते हैं जो कि सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज्ड राइट्स होते हैं, एक इंसान का अकेले का पूरा पूरा राइट नहीं होता पर एक कम्युनिटी एज अ होल का, एक समाज एज अ होल का वो राइट होता है, उसको इन्फोर्स करने के लिए। एंड विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट, के लोगों के हित में जो बात है वो हित उनका सधा जाए। आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि किन किन मामलों में पीआईएल फाइल किए गए और उससे नतीजे निकले तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसे इन जनरल मेरे ख्याल से सब समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के हकों की, किस तरह के अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पे। पीआईएल में जो कोर्ट का जो रोल है ये ज्यादा असर्टिव होता है। जनरली कोर्ट है निष्पक्ष बैठे रहती है, दो पक्ष आके अपनी अपनी बात कहते हैं तो कोर्ट कहता है कि आप दोनों की बातों के आधार पर मुझे लगता है कि ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर वो असर्टिव है, कोर्ट बाकायदा आगे बढ़ के कोई आदमी आके कहता है ऐसा ऐसा है। अदालत में अक्सर इस तरह के बयान देती हैं जो कि एकदम मीडिया में फ्रंट पेज पे रिपोर्ट होते हैं कि ऐसा हो कैसे सकता है,
एक आज़ाद देश में आज़ादी के 70 साल बाद तक सरकार लोगों तक ये XYZ नहीं पहुंचा पा रही है, बड़े शर्म की बात है। ऐसा कुछ कोर्ट कह देती है, अदालत में एकदम फ्रंट पेज पे आ जाता है, पार्लियामेंट में अपोजिशन उसको लेके हल्ला मचाने लगता है, मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछने लगते हैं, है ना? तो इस तरह सरकार भी घबरा के उस पर कोई एक्शन लेने पे बाध्य हो जाती है। तो इसमें कोर्ट का जो काम है प्रॉपर क्रिएटिव है, ये पासिव नहीं है, और ये एक पॉजिटिवली अपनी तरफ से आगे बढ़ के इस मामले में कैसे एक सकारात्मक नतीजा निकले इसके लिए कोर्ट प्रयास करती है। ठीक है, PIL में क्या होता है, कोर्ट एंजॉयज अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जनरली कोई भी लॉ जैसे कोई लिटिगेशन चलता है उसमें कोर्ट उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक सेट प्रोसीजर ऑफ लॉ है कि किसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर लेकिन कोर्ट काफ़ी आज़ाद है। तो लेकिन खैर जो भी कोर्ट यहाँ पर प्रोसीजर अडॉप्ट करती है वो एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो कि माना जाए कि हाँ भाई न्याय के हिसाब से सही प्रोसीजर अपनाया गया है। यहाँ पे सरकार को भी अपना पक्ष रखने की इजाज़त दी गई है। अगर सरकार कई बार कहती है कि देखिए इतना तो संभव नहीं हो पाएगा जैसा आप कह रहे हैं, तो उस पर भी अदालत एकदम गौर फरमाए, ऐसा ना हो एकदम तुगलकी फरमान जैसा यहाँ पे मामला हो जाए। ठीक है, फिर 9वां पॉइंट क्या है, PIL में ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अलावा यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन और एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स नहीं होता है। ठीक है, एक ही बात मुझे लगता है बार बार घुमा के यहाँ कही गई है। अब इसका स्कोप क्या है, 1998 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मुलेट किया अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर एंटरटेनिंग लेटर्स और पिटिशंस रिसीव्ड बाय इट एज PIL। कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई व्यक्ति कोई आहत हुआ है किसी बात से, चिट्ठी लिख देता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस चिट्ठी को ही हम एक PIL जैसा ट्रीट करेंगे, लगाओ केस अदालत में। कोई वकील अपॉइंट कर देते हैं, कई वकील तैयार रहते हैं इन सब तरह के मामलों को लड़ने के लिए, लेकिन इनके लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में तय किया। ठीक है, 98 में तय किया और उसको 1993 में और 2003 में मॉडिफाई किया गया। मेरे ख्याल से 1988 होगा, 1988 में गाइडलाइन को फॉर्मुलेट किया गया और वो 1993 और 2003 में उसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, इसके क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ, तो कोई भी चिट्ठियाँ वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाएंगी रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स, उनको PIL बना के एडमिट कर लेगी कोर्ट। पहला बॉन्डेड लेबर मैटर्स, ठीक है, बंधुआ मजदूरी अगर हुआ तुरंत उसको सुप्रीम कोर्ट PIL बना लेगी। कहीं बच्चों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, चाइल्ड राइट्स को लेके हमारे देश में मेरे ख्याल से 2003 में ये अमेंडमेंट हुआ होगा, उसी समय के आसपास से बच्चों के राइट्स को लेके हमारे देश में काफ़ी चेतना जागी है। ठीक है, फिर कहीं वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं दिया जा रहा है, या कैजुअल वर्कर्स यानी जो एडहॉक रखे जाते हैं उनका मान लीजिए शोषण हो रहा है या कहीं लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है, एक्सेप्ट इन इंडिविजुअल केसेस। कोई इंडिविजुअल पहुंच गया कि हमारी पगार नहीं मिली तो ये फिर PIL नहीं कहलाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है, कई जगह होता है कि कॉटन के फील्ड्स में बच्चों को एम्प्लॉय कर दिया गया, कई जगह काम कराया गया, बोला हाँ पैसा देंगे, जब पैसा वहाँ से ठेकेदार को पेमेंट मिलेगी सरकार से तब आपको पैसा दिया जाएगा। ठेकेदार को पेमेंट दी नहीं सरकार ने, मामला किसी केस में फंस गया। अब वर्कर को भी 3-4 महीना काम कराया, उसका पैसा नहीं दिया, मान लीजिए जैसे 200 वर्कर है, तो ये अब एक PIL का मामला बन जाता है। ऐसी कोई चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर PIL दर्ज कर देगी। ठीक है, या जेल से कोई आदमी अगर अपनी एक पिटीशन भेजता है कि हमारे साथ हैरासमेंट हो रहा है, ठीक है, या किसी कारण से हमको समय के पहले रिहा कर दिया जाए, या बोल रहा है कि हम जेल में 14 साल बिता चुके हैं, हमारा जैसे 14 साल क्या होता है, देखिए उम्र कैद, हमारे देश में मैक्सिमम सजा 14 साल की होती है। कई लोग ऐसे हैं बेचारे, उनके पास बेल के पैसे नहीं है, उनका मामला चल रहा है 14 साल से, तो वो 14 साल क्या पता एक चोरी पॉकेट मारी के जुर्म में जेल में गया। ऐसे केसेस हैं, 14 साल 20 साल 25 साल काट दिया जेल में, उसको जमानत नहीं मिली, अगर उसको सजा होती तो 6 महीने की होती। ठीक है, ऐसा, या किसी की जेल में डेथ हो गई, डेथ इन जेल, तो यहाँ बोला जा रहा है कि गलत तरीके से उनके साथ कुछ किया गया है तो उनका डेथ हो गया, ऐसा। ठीक है, इस तरह की बातें, स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट, इस तरह के मतलब जेल में जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है या जो सजा याफ्ता है वो तो नहीं आ सकते ना अदालतों में थ्रू द नॉर्मल चैनल, तो उनके लिए PIL की तरह पे ट्रीट करेगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या पुलिस कहीं केस फाइल नहीं कर रही है, पुलिस हरास कर रही है, या पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है, तो उसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट उसको एज अ PIL ट्रीट करेगी। क्यों PIL ट्रीट करेगी? क्योंकि जनरली पुलिस जब किसी के अधिकारों का हनन करती है तो जनरली तो उस इंसान को फिर कहीं न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि पुलिस के बाकी लोग भी जो हैं वो अपने पुलिस के साथियों का ही साथ देते हैं फिर, है ना, तो जो विक्टिम है उसका साथ कोई नहीं देता उस मामले में फिर, और पुलिस जैसा चाहे आपके खिलाफ मामला बना ले सकती है, कैसा भी करके वो सबूत दिखा देंगे, कह रहे नहीं सर ये तो वैसा था, ये तो वैसी थी, ये तो ऐसा कर रहा था तो वैसी कर रही थी, इससे घर से इतना सामान मिल गया है, आपको क्या पता है, ये पुराना कंप्लेनेंट है, बार बार आते रहता है, ऐसा कुछ भी बोल के उन लोग आपको घुमा फिरा सकते हैं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में जब इंसान को न्याय नहीं मिले तो सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी दरवाजा बच जाता है जहाँ वो खटखटा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके कंप्लेंट को एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ट्रीट करती है। ठीक है, पिटीशन अगेंस्ट अट्रॉसिटीज ऑन वेमेन इन पर्टिकुलर हरासमेंट ऑफ ब्राइड।
ठीक है, कई हमारे देश में आजकल तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था दहेज के लिए बहुओं को आग लगा दी जाती थी, इस तरह की चीज़ें। रेप, मर्डर, किडनैपिंग वगैरह जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी पे लेता है। ठीक है, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट बनाई है जो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो प्रायोरिटी है उनके हिसाब से, ये एकदम नहीं होना चाहिए, या जहाँ पर नॉर्मली जो विक्टिम है उसको न्याय मिलने की संभावना कम हो जाती है, वो एक डिसएडवांटेज पे रहता है। जैसे ब्राइड बर्निंग वाला मामला क्या है, बहू जो है जनरली क्या होता है, अपने थाना क्षेत्र से वो शादी करके किसी और थाना क्षेत्र में चली जाती है। वहाँ पर अक्सर होता है कि उनके ससुराल वालों की पुलिस वालों से पहचान होती है, रसूख होता है, वहाँ वो उनको पैसा वैसा दे के उनको चुप करा देते हैं। तो और उनके जो उनकी मायके के लोग हैं, वो जब थाने पहुँचते हैं, थाने वाले उन्हें कहते हैं कि ये तो भाई उस थाने का केस है, आप वहाँ जाइए, और वहाँ तो पुलिस वाले पैसा खा चुके हैं, वो तो इन्हें कुछ नहीं हेल्प करते। तो वो उस विक्टिम को कहाँ न्याय मिलेगा, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। ठीक है, ठीक है, गाँव के जैसे गाँव में होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, या पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, तो इस तरह के मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट लेती है एज अ पीआईएल। फिर देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कई जगह आप जैसे नदी में मान लीजिए कोई फैक्ट्री है अनऑथराइज तरीके से अपना पॉल्यूटेंट रिलीज कर रही है, या कई बार आप देखेंगे, आप कहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, नदी किनारे से आप गुजरते हैं, देखेंगे नदी के किनारे पूरा ट्रैक्टर वैक्टर लगा के लोग रेती वहाँ पे उसका माइनिंग कर रहे हैं, रेत लेके जा रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में ये काम इलीगली हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने देखा इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है वो आपका ही नुकसान है, समाज का नुकसान है, पर इसमें आप कौन इंसान जाके केस फाइल करेगा? नदी के किनारे साइड से रेत लेके जा रहे हैं लोग, देखेंगे अरे यार क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बोलेंगे, कोई केस तो फाइल नहीं करेगा। नदी में अगर कोई पॉल्यूटेंट छोड़ रही है फैक्ट्री, कौन जाएगा अदालत में? इसके लिए अदालत को कोई चिट्ठी लिख देगा तो अदालत खुद ही सुओ मोटो एक्शन लेगी उसके खिलाफ में, है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस, ड्रग्स, खाने में मिलावट, इस तरह की चीज़ें, इनको लेके इन द पास सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है, तो सरकार ने बहुत गाइडलाइंस वगैरह मेंटेन किए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, कहीं कोई इस तरह के आप जाएंगे तो कोई खंडहर है, उनका जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो इसके लिए आप जाके अदालत में एक चिट्ठी दे सकते हैं जिसको एज अ पीआईएल ट्रीट करेगी। रायट विक्टिम्स, दंगों के जो विक्टिम होते हैं, ये और समाज का ऐसा वर्ग है कि जनरली जब भी दंगे होंगे आप देखेंगे ना, पुलिस की सहमति से होते हैं जनरली। हो सकता है 1% केसेस में कोई दो गुट आपस में भिड़ जाए, बहुत गुस्सा फैल जाए, जनरली पुलिस की पार्टिसिपेशन से ही राइट्स होते हैं। तो फिर जो राइट विक्टिम है उनका केस पुलिस नहीं दर्ज करती है। ठीक है, तो उनकी बात कौन सुनेगा? फिर फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन मेरे ख्याल से ये है कि पति मर जाए तो पत्नी को पेंशन मिलना चाहिए, पर अगर बेटा बहू वगैरह पेंशन ले लिए और अपनी बूढ़ी माँ को वो लोग कोई पैसा नहीं दे रहे, कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल दिए, इस तरह की चीज़ें कर दी, अब उस औरत को कहाँ न्याय मिलेगा? तो मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, इस तरह की बात है। तो जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पीआईएल के पीछे का फंडा ये है। ठीक है, तो जो केस इस तरह की कैटेगरीज में आते हैं जिनको पीआईएल नहीं माना जाएगा, वो कौन से हैं? वो है किराएदार और मकान मालिक के मामले। ठीक है, पेंशन ग्रेच्युटी नहीं मिल रहा है पूरा वगैरह, इस तरह के मामले। ठीक है, ये सारे ऐसे मामले जो डिस्प्यूट के मामले हैं, है ना, इंडिविजुअल डिस्प्यूट है अधिकतर। ठीक है, या जो 1 से लेकर 10 तक मामले लिस्ट किए गए, उनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज वगैरह के खिलाफ कोई मामला हुआ तो उनको आर्टिकल 32 के तहत कोई इंसान आके फाइल कर सकता है, नो डाउट। अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के से उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो, या अलग से भी वो आ तो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, उसको पीआईएल नहीं माना जाएगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देखिए कौन कौन से मामले नहीं कंसिडर किए जाएंगे पीआईएल में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 5 ही हैं, आप याद रखिए, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल क्या है पीआईएल के पीछे, आइए देखते हैं ये किस केस में उन्होंने इवॉल्व किया था। ये गुरुवायूर देवस्थानम मैनेजिंग कमेटी वर्सेस सीके राजन 2003 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल का एक के पीछे के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आउटलाइन किया था। कोर्ट जो है जब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जो राइट्स के हनन के मामले सुनती है, इनके तहत इट कैन एंटरटेन अ पिटिशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन द डिसएडवांटेज पोजीशन। ठीक है, तो कई लोग जो हैं जिनका आर्टिकल 32 और 226 के तहत उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके बिहाफ पे कोई भी आके कोर्ट में आके केस फाइल कर सकता है। कोर्ट का कहना है कि द कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सच पीपल। कोर्ट का कहना है कि भाई हमारा तो संवैधानिक तौर पे हम बाध्य हैं उन लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए जिनके की संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
अब अगर वो खुद अदालत नहीं आ पा रहे हैं, किसी और के थ्रू उनकी बात हम तक आ रही है, पर बात सच है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि यार वो खुद क्यों नहीं आ रहा है, खुद भेजो तब हम देखेंगे। ऐसा नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि उन तक न्याय पहुंचे, उनके संवैधानिक अधिकारों को जो हनन हो रहा है इस बात को रेक्टिफाई किया जाए। ठीक। फिर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले होते हैं या फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसे जबकि राज्य के संवैधानिक ड्यूटीज की बात उड़ जाती है, तो कोर्ट जो है वो एक चिट्ठी या एक टेलीग्राम को भी पीआईएल की तरह ट्रीट कर सकती है, क्योंकि मामला ही इतना महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पर किसी ने चिट्ठी भेजी, कोई खुद नहीं आया, ऐसा वैसा, ये बात नहीं करेगी कोर्ट। ठीक है। इस मामले में जो भी प्रोसीजरल लॉज हैं, प्रोसीजर है कि भाई ऐसे होना चाहिए, इस फॉर्मेट में फाइल करना चाहिए वगैरह, उस मामलों में अदालत कहती है कि न्याय होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन प्रोसीजर फॉलो होना। ठीक है। जब भी इनजस्टिस बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लोगों के साथ किया जाता है, तो कोर्ट आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वोक करने में नहीं हिचकिचाएगी। द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू इक्वालिटी को इन्वोक करने में कोर्ट बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं, अगर बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो इन्वोक करेगी ही, साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स को भी इन्वोक करेगी, विच प्रोवाइड फॉर अ रीजनेबल एंड फ्री ट्रायल, फेयर ट्रायल। ठीक है। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी है जो कहता है कि डिसएडवांटेज वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, तो उसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। जो कॉमन रूल है लोकस स्टैंडर्ड का, जिसकी हमने बात की थी, उसको रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि कोर्ट इन ग्रीवेंसेस के अंदर देख सके जो कि इस तरह के लोगों के लिए यहाँ पर फाइल किया जा रहा है। ठीक है। वरना तो वो कोर्ट उनको उन शिकायतों को देख ही नहीं सकेगी। अगर लोकस स्टैंडर्ड आपका नहीं है, आप क्यों केस फाइल कर रहे हैं, ऐसी बातें उठाई जाने लगी अगर तो। ठीक है। जब कोर्ट प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया एक बार देख के लग रहा है, सेटिस्फाई हो जाती है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है बिलोंगिंग टू अ डिसएडवांटेज कैटेगरी को वायलेट किया जा रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को ये सवाल उठाने नहीं देगी कि ये लोग कौन है जो ये यहाँ पे आके ये फाइल कर रहे हैं पिटीशन। ठीक है। कोर्ट बोलेगी देखिए यहाँ वायलेशन तो हो रहा है, अब कौन केस ला रहा है उसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते, वायलेशन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर आप बात करिए। ठीक। उसके बाद प्रोसीजरल लॉज जो है पीआईएल केसेस पे अप्लाई होते हैं। कैसे अप्लाई होते हैं, हमने अभी बात की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा लीवे मिल चुका है इस मामले में, बहुत ज़्यादा वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती है। किसी चिट्ठी को कोई तार भेज दिया, सोचिए ना, उस तार को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पीआईएल कंसिडर कर लिया। ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा एकदम मीना बाजार बना दें उसको, जो पाए जो बोल रहा है कोर्ट में, जिसको जो पाए आदेश दे रही है, ऐसा नहीं है। कुछ तो प्रोसीजर उनको इस मामले में फॉलो करने पड़ेंगे, एक न्यायिक प्रक्रिया के जो प्रोसीजर हैं। ठीक है। तो कुछ मामले तो अप्लाई होंगे। तो जो सवाल उठता है, वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है। रेस जुडिकाटा का मतलब, ये प्रिंसिपल क्या है कि जब एक मैटर फाइनली एडजुकेट हो जाता है बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, इट मे नॉट बी रीओपन टू चैलेंज बाय द ओरिजिनल पार्टीज। ठीक है। रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिला है यहाँ पे, तो बिल्कुल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या मेंस में भी आपके काम आ सकता है। रेस जुडिकाटा का मतलब है कि एक बार जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सोच समझ के इस मामले पे फैसला दे दिया है, तब कोई दूसरी कोर्ट इस मामले को जबरदस्ती रीओपन ना करे भाई, वरना तो हर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा फिर। ठीक है। तो अब रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल तो नहीं है कहीं, कई बार होता है लोअर कोर्ट्स जो है, अदालतें जो हैं, वो लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके या डोमिनेंट कास्ट वगैरह के साथ मिलके गलत फैसला सुना देती हैं। किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये, वहां भी पैसा चलता ही है, सबको पता होना चाहिए ये बात। तो अदालत का कहना यह है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल यहाँ पर करना है कि नहीं करना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी किस तरह का केस उनके सामने आया है। छोटी मोटी बात है तो वो कहेंगे कि भाई अदालत ने देखा है, फैसला दे दिया है, हम क्यों इस पे पीआईएल आने दें। पर अगर बहुत बड़ी बात है तो कोर्ट बिल्कुल बोलेगी कि हमको देखना पड़ेगा इस मामले में भाई क्या हुआ है ना। फिर जो भी दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको वो पीआईएल नहीं माना जाएगा, लेकिन किसी अप्रोप्रिएट केस में अगर पिटिशनर कोर्ट में आया है इन इज प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है, तो कोर्ट क्या बोलेगी कि ये जो बात आपका जो ये ग्रीवेंस है ये एक्चुअली सिर्फ आपका नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का ग्रीवेंस है, तो हम इसको पीआईएल जैसा ट्रीट करेंगे। समझ गए। पर्सनल लॉ लेके, पर्सनल कंप्लेन लेके कोई पहुंचा और अदालत ने उसको पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया, ये भी हो सकता है। कोर्ट किन्हीं स्पेशल सिचुएशंस में कोई कमीशन या दूसरी बॉडी भी अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग जैसा कि फैक्ट खोज के लाओ क्या मामले हैं, या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को भी कोर्ट बोल सकती है कि ये कमीशन टेक ओवर करेगी। बीसीसीआई का मैनेजमेंट जो है रिसेंटली टेक ओवर कर लिया गया था जजों द्वारा, अभी भी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है बीसीसीआई की, बीसीसीआई अपॉइंट करती है 3 लोगों को जो कि बीसीसीआई के ऊपर एकदम पूरा पावर एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिया था
कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स या सही कुछ था, अपॉइंट किया था जो ब्रिटिश सरकार ने, वैसे ही कोर्ट जो है जनरली पॉलिसी के मामलों में नहीं घुसती है। जनरली नीति निर्माण इस तरह का किया जाना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी है। देखिए ठीक है, पॉलिसी जो है थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात होती है, इस पे कोर्ट अगर घुसने लगेगी तो सरकार क्या करेगी फिर, ठीक है। और ये वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने लिए गाइडलाइन बना लिया है। ये सारी बातें जो है हम पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बताया, 1998 में और 2003 में अमेंडमेंट कर करके बताया कि हमारी, नहीं किसी और केस में बताया ना, कि गाइडलाइन हमारी ये है, प्रिंसिपल ऑफ पीआईएल ये है, ठीक है। ये किसी और अदालत के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं घुसेगी, इसका न्यायिक क्षेत्र कहीं और है तो वहाँ पर वो नहीं घुसेगी जनरली, लेकिन लोगों के राइट्स का तो ख्याल रखेगी। जुडिशियल रिव्यू के जो नोन एरियाज हैं उनके बाहर नहीं जाएगी, हर चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू, हर चीज़ पे अदालत फैसला सुनाए, ऐसा नहीं करेंगे उन लोग, ठीक है। इट डज नॉट हैव अ पावर एकिन टू आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके पास पावर नहीं है। हाई कोर्ट में ऑल्दो मे पास एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द पार्टीज। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट जो है वो कोई एक ऑर्डर देगा पार्टीज के पीछे पूरा उनको न्याय मिले इसके लिए, लेकिन इट डज नॉट हैव अ पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 अपनी स्क्रीन पे आप देख सक रहे हैं, एज अ मीडियम टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है ये। इंडियन जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनका क्या बिलीफ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट गेट कंप्लीट जस्टिस, उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 142 ग्रांट्स द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर पासिंग एनी डिक्री टू डू कंप्लीट जस्टिस। किसी भी मामले में कहीं भी जाके बहुत सारे लिमिटेशंस होंगे इस आर्टिकल को, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाके पढ़ेंगे बाकायदा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को लेकिन ये पावर दिया गया है कि ऐसे डिक्री जारी कर सकते हैं कि पूरा न्याय कंप्लीट जस्टिस हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये आदेश दिया है कि हालांकि किसी और पार्टी ने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है, लेकिन पूरा न्याय नहीं मिला है पिटिशनर को, इसके लिए हम एक डिक्री जारी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें ये एक पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है। ऑर्डिनरली हाई कोर्ट जो है वो किसी भी स्टैच्यू, कानून या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को ये वैलिड है कि नहीं है, ऐसा कोई रिट पिटिशन पीआईएल के थ्रू वो एंटरटेन नहीं करते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही इंसान जा सकता है। और गाइडलाइन क्या है पीआईएल एडमिट करने के लिए, ठीक है। तो पीआईएल जो है अब एक इंपॉर्टेंट फील्ड हो चुके हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। आने वाले जो हम लोग लिस्ट देखेंगे क्या क्या मामले पीआईएल के थ्रू उसमें एडमिनिस्टर किए गए हैं, देखेंगे बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल सब मामले हैं, ठीक है। तो ये एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग करते हैं ना, पब्लिसिटी के लिए केस फाइल कर देते हैं, या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। राजनीति करने के लिए आपने सरकार के खिलाफ एक पीआईएल फाइल कर दी, या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट कंपनीज जाके ऐसा फाइल कर रही हैं, या पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे भी है कि आपको पैसा दो उनको, वो सरकार का या किसी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ अड़ंगा लगाने के लिए एक पीआईएल फाइल कर देंगे। या मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ये पता नहीं क्या है मिडिल क्लास के अगेंस्ट, ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। हो सकता है ना ऐसे किसानों ने रैली निकाली, मिडिल क्लास के लोग पहुंच गए कि अरे हम ऑफिस कैसे जाएंगे, दिस इज द मिडिल क्लास इंटरेस्ट का वायलेशन है। हालांकि आज शाहीन बाग वाले मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि जहां तहां बैठ के जब तक चाहे प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर सरकार के हिसाब से ही जितना सरकार अलाउ करे उतना ही आप प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे प्रोटेस्ट का क्या मतलब है, कौन सी सरकार आपकी बात सुनेगी, ठीक है। खैर पता नहीं, ये एक मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला, पीआईएल इज नॉट अ पिल और अ पैनासिया फॉर ऑल रॉन्ग्स, ये रामबाण नहीं है, हर मर्ज की एक दवा आप पीआईएल फाइल कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये किस लिए बनाया गया था, टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द वीक एंड द डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। जो समाज का कमजोर वर्ग है उनको न्याय पहुंचाने के लिए दिया गया था, ठीक है। एक इनोवेशन था, जबकि एक पब्लिक स्पिरिटेड इंसान एक पिटीशन फाइल करता है ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्संस, जो कि यहाँ आके नहीं फाइल कर पाते हैं। रिसेंट टाइम में क्या हो गया, बोल रहे हैं अब्यूज ऑफ पीआईएल हो रहा है, ठीक है। तो एक बार पैरामीटर्स इनके अंदर में पीआईएल को फाइल किया जा सकता है, उनको एक बार री इन्फोर्स करने की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन ये ले डाउन किए, किस मामले में, स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस भगवंत सिंह चौपाल 2010 में ये मामले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, ठीक है। कि कोर्ट ने बोनाफाइड यानी जेन्युइन पीआईएल को इनकरेज करना है, और जो बिना मतलब के मामलों के पीआईएल आ जाते हैं उनको डिस्करेज करना है, ठीक है। हर इंडिविजुअल जज
अपना प्रोसीजर निकाले पीआईएल सुनने का, इसकी जगह ये अप्रोप्रिएट होगा कि हर हाई कोर्ट जो है एक रूल्स फॉर्मुलेट कर दे कि ताकि जेन्युइन पीआईएल वगैरह जो है वो आगे बढ़े, और जो बिना कुछ दूसरे छुपे हुए मोटिव से कोई पीआईएल फाइल करे तो वो उतना सामने ना आ पाए। ठीक है, कोर्ट को पहले तो जो पिटिशनर पहुंचे हैं ये पीआईएल लेके, तो उनके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर लेना चाहिए। ये लोग कौन है, ये लोग पैसा लेके पीआईएल फाइल करो इस टाइप का कोई स्कैम तो नहीं चला रहे हैं। भैया आप कौन है, आप कोई जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे प्रशांत भूषण है, तो उनको तो कोई बोलेगा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल करते हैं, जनहित में याचिका दायर करते हैं, उन्होंने याचिका लाई है तो जेन्युइन लाई होगी। और बाकी लोगों के लिए वो चेक करना पड़ेगा आप कौन है भाई, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध हैं वगैरह वगैरह। कोर्ट को पहले ये सेटिस्फाई होना चाहिए कि पिटीशन में जो मामले दिए गए हैं वो करेक्ट हैं, उसके बाद ही वो पीआईएल को एंटरटेन करे। ये नहीं कि पीआईएल पे हायरिंग चालू हो जाए उसके बाद पता चले कि यार ये तो कैसा मामला, फर्जी मामला लेके आए हैं। कोर्ट को कन्विंस होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए कि एक सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, कोर्ट को ये भी इंश्योर करना है कि जो ज़्यादा बड़े मामले हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और छोटे छोटे मामले जो हैं उनको बाद में सुना जाए। कोर्ट पीआईएल सुनने के पहले ये इंश्योर करे कि पीआईएल जेन्युइन पब्लिक हार्म को और पब्लिक इंजुरी को रिड्रेस करने के लिए किया गया है। ऐसा ना हो कि पर्सनल ग्रेन, प्राइवेट मोटिव या छुपे हुए मोटिव लेके लोग पीआईएल फाइल कर रहे हैं। एक ही बात बार बार क्यों हो रही है यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोर्ट को ये भी इंश्योर करना है कि जो पिटिशन, जो बड़े बिजी बॉडीज हैं, बड़े ना इसी तरह के मामलों में चलते पुर्जे हैं, तो बिना मतलब के लिए इस तरह के मामले फाइल करते रहते हैं, बेसिकली थोड़े एंटी सोशल टाइप के लोग हैं, उनको डिस्करेज करना चाहिए। कैसे, एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगा देना चाहिए उन पर, अच्छा खासा फाइन मार देना चाहिए कि तुमने ये केस ला के अदालत का समय बर्बाद किया ही क्यों, लो तुम पे 5 लाख का फाइन, या ऐसे ही कोई और तरीके निकालें जिसके जरिए क्या होगा कि लोग इस तरह के बिना मतलब के मामले लेके न पहुंच पाए अदालत में। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू की मैंने कवरेज किया इस वीडियो में। अगर आप, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अच्छा लगता है यार वीडियो, प्लीज़ कमेंट में आके बताया करो कि अच्छा लगा। ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे शून्य में नहीं चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।